नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम चर्चा करेंगे संविधान का भाग 2, जिसमें विवरण है नागरिकता का यानी सिटीजनशिप का। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है और भारत में किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, या यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं हमारे संविधान में, और नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके सभी नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जो उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 2 में मिलता है, और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब देखो, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में यानी भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में क्या चर्चा की थी कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। यानी हमें ये तो पता चल गया है कि जो भारत की सीमाएं हैं, यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, इस चीज़ का हमें पता चल गया है भाग 1 में। लेकिन उस राज्य क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी, या जो उस राज्य क्षेत्र के बाहर के लोग हैं यदि वो भी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उनको नागरिकता दी जाएगी, या किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से छीनी जाएगी, इनका प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो पहले हम अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं, जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक, और उसके बाद चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, और कितने प्रकार से नागरिकता को, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एक और चीज़ आपको ध्यान देने की, जो भारत की नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में, एकल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। यदि वो व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वयं ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी जैसे आप भारत के नागरिक हो और आप चाहते हो कि आप अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं, और यदि आप अमेरिका की नागरिकता लेते हो तो आपकी स्वतः ही क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप भारत के नागरिक नहीं रह पाएंगे। अर्थात भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, यानी आप सिर्फ भारत के ही नागरिक हैं। यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही आपके भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अब हम समझते हैं यहाँ पे जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 5 से। देखो, अनुच्छेद 5 किसको नागरिकता दिलाता है, यहाँ पे जो भारत, जब यहाँ पे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो व्यक्ति उस समय भारत में रह रहा है उसको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसका विवरण हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 5 में। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत में अधिवास करता हो भारत का नागरिक होगा, यदि वह निम्न एक शर्त पूरी करता है। 3 शर्त यहाँ पे, इनमें से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। तो भारत में जन्मा हो, कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा हो और वो उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में रह रहा है, तो वो सभी व्यक्ति क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, बशर्ते वो भारत में जन्मे होने चाहिए। अब क्या हुआ, सपोज कोई व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति के माता पिता भारत में जन्मे हों, लेकिन जब संविधान लागू नहीं हुआ था यानी 1950 से पहले उसके माता पिता कहीं चले गए विदेश में घूमने, और 1947-48 के आसपास उन्होंने एक बच्चे को जन्म लिया। एक बच्चे को क्या दिया, उन्होंने जन्म दिया। अब वो बच्चा फिर उन्होंने भारत में लाया 1950 के बाद। तो 50 मतलब जब संविधान लागू हुआ तो वो भारत में रह रहा है, लेकिन इसको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, तो कुल मिला के, क्योंकि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में जन्म होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति का भारत में जन्म नहीं हुआ है उसको किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है और उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो वो भी वहाँ पे, उसको भी नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। और तीसरा क्या है, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से कम निवासी रहा हो। यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे है, उसका न जन्म हुआ है भारत में, न उसके माता पिता का जन्म हुआ है भारत में, लेकिन यदि वो भारत में संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है तो वो, उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। मानो कोई विदेशी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति वो उस समय जब भारत का संविधान बना 1950 में, उससे पहले वो 5 वर्ष पहले वो भारत में आ गया था
और 5 वर्षों से वो लगातार भारत में रह रहा है तो उसको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। भले उसका जन्म भी नहीं हुआ है भारत में, उसके माता पिता में से कोई भी भारत में नहीं जन्मा है, लेकिन उसको 5 वर्ष क्या हो गए, उसको भारत में हो गए हैं, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 5 में। इस प्रकार से जो व्यक्ति भारत में उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय जो व्यक्ति भारत में रह रहा था, तो अनुच्छेद 5 में उसके बारे में विवरण दिया गया है कि उन व्यक्तियों को किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी माइग्रेट करके आए लोगों की नागरिकता। यानी देखो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बन गए थे, पाकिस्तान और भारत। लेकिन देखो यहाँ पे जो व्यक्ति कई व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन वो उस क्षेत्र से संबंधित थे, वो भारत में आना चाहते थे। तो पाकिस्तान से भारत में जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी उसका विवरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 6 में। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अनुच्छेद 5 में किस चीज़ का विवरण है, जो व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में रह रहा है उसको नागरिकता दी जाता है। उसको नागरिकता कौन देता है, अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान से आना चाहता है भारत, उसको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी इसका विवरण कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 6 में। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 6 से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तारीख है 19 जुलाई 1948। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि 19 जुलाई 1948 क्या है। देखो 19 जुलाई 1948 वो दिनांक है जिस दिन अनुमति पत्र बनना शुरू हुआ था। अनुमति पत्र यानी यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है या भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है, प्रव्रजन करना चाहता है, माइग्रेट करना चाहता है, तो उसके लिए जो अनुमति पत्र बनने शुरू हुए थे वो हुए थे 19 जुलाई 1948। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के आ और जा सकता था। अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान से भारत क्या किया, प्रव्रजन किया, माइग्रेट किया, पाकिस्तान से भारत आया, इस डेट से पहले उसको तो सीधे तौर पर नागरिकता मिल गई थी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया, उस व्यक्ति को एक तो अनुमति पत्र उसके पास होना चाहिए, क्योंकि अब अनुमति पत्र बनने शुरू हो गए थे 19 जुलाई 1948 के बाद। नंबर 1 क्या है, अनुमति पत्र उसके पास होना चाहिए, और अनुमति पत्र के 6 महीने बाद उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 6 के तहत। तो समझ गए आप कि 19 जुलाई 1948 क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो व्यक्ति आए पाकिस्तान से भारत, उनको सीधे तुरंत नागरिकता मिल गई थी, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको 6 महीने बाद और अनुमति पत्र के साथ नागरिकता प्रदान की गई। लेकिन बाद में अभी अगर वर्तमान समय की बात करें हम, तो वर्तमान में ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले ही मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो हम ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं ये कब के अनुच्छेद हैं। ये आपके 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय की परिस्थिति को देखकर ये अनुच्छेद बनाए गए थे, और लगातार नागरिकता अधिनियम संशोधन के तहत इनमें परिवर्तन किया गया। उनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता। देखो पाकिस्तान से जो भारत में प्रव्रजन यानी माइग्रेट कर रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, अनुच्छेद 6 के तहत। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे थे कि जब विभाजन हुआ उनको लगा कि हाँ विभाजन होने वाला है, तो कई व्यक्तियों ने सोचा कि हमारे लिए पाकिस्तान सही होगा, तो वो चले गए भारत से पाकिस्तान। अब उन्होंने देखा यार पाकिस्तान में तो बड़ी ही दिक्कत हो रही है, यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि वो आए फिर पाकिस्तान से भारत। देखो जब वो पाकिस्तान चले गए तो अब वो भारत के नागरिक नहीं रहे, लेकिन अब वो भारत दोबारा आना चाहते हैं, तो भारत का कर्तव्य बनता है कि चलो उन व्यक्तियों को भले ही देर से अक्ल आई कि वो भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत ही उनके लिए सही है, भारत में ही उनको रहना सही होगा, तो हमें उनको नागरिकता देनी चाहिए। तो अब वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से मतलब पहले भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा और पाकिस्तान से वो भारत पुनः आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी इसका विवरण हमें किस में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 7 में। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता यदि वो पाकिस्तान से पुनः भारत में आना चाहते हैं। इसके लिए भी एक डेट आपको नोट करनी है। डेट क्या है, वो है 1 मार्च 1947। यानी देखो हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया था। 1 मार्च 1947 क्या डेट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारे व्यक्ति जिनको ये लगने लग गया था कि विभाजन होने वाला है, उन्होंने पहले ही भारत से पाकिस्तान की ओर क्या कर दिया, प्रव्रजन कर लिया, माइग्रेट कर लिया। यानी 1 मार्च 1947 के बाद जिस भी व्यक्ति ने भारत से वो पाकिस्तान गया
और अब वो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है पुनः, तो उस व्यक्ति को जो नागरिकता प्रदान की जाएगी उसे एक तो पंजीकरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ बाद उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है। यानी 6 महीने तक उसको भारत में रहना होगा और पंजीकरण उसको कराना होगा। तो अनुच्छेद 7 ये था यहाँ पे। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। देखो एक बार पुनः यहाँ पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, जो भारत में रह रहे हैं वो किस प्रकार के भारत किस प्रकार से वो भारत के नागरिक होंगे, इसी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, और अनुच्छेद 7, जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः वो भारत में आना चाहते हैं, उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में इस चीज़ का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ये भारत है, ये भारत का मैप है। तो इस भारतीय क्षेत्र से जो बाहर विदेश, मानो अमेरिका में रह रहा है, मानो ब्रिटेन में रह रहा है, जापान में रह रहा है, या किसी भी देश में रह रहे हैं, लेकिन वो क्या है, भारतीय मूल के हैं, यानी वो पहले भारत के कहीं ना कहीं उनका जो संबंध है, उनके जो वंशज थे, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो भारत के थे, लेकिन वो अभी विदेश में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 8 में। देखो आपको बता दूं, उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी और बहुत सारे आंदोलनकारी वो भारत में क्या करते, भारत को छोड़कर विदेशों में चले जाते, बहुत सारे जापान चले जाते, बहुत सारे मतलब कई अन्य देशों में चले जाते थे। अब यहाँ वो क्यों जाते थे? क्योंकि यहाँ यदि वो आंदोलन करते तो यहाँ पे अंग्रेजी शासन था और वो अंग्रेज उनको तुरंत पकड़कर कहाँ डाल देती, जेल डाल देती। तो बहुत सारे लोगों ने विदेश से बहुत संघर्ष किया, मतलब विदेश से भारत को स्वतंत्र कराने की क्या की, मतलब बहुत सारा वहाँ पे क्या किया, संघर्ष किया, कहीं ना कहीं कोशिश की उन्होंने विदेश से भी। तो उस समय जो लोग विदेश चले गए थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें वापस तो आना था भारत। अब उन्हें नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, तो इसका प्रावधान देखने को मिलता है अनुच्छेद 8 में। यानी जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं उनके यदि क्या है, माता पिता, दादा दादी, इनमें से किसी का भी जन्म यदि भारत में हुआ है, तो उन व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, भले ही वो उनका जन्म चाहे विदेश में हुआ हो या उनका कुछ भी, मतलब समझ रहे होंगे आप कि या वो विदेश में तत्काल में वो कहाँ रह रहे होंगे, विदेश में भी रह रहे होंगे, तो उनको नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। या यदि उनके दादा दादी या माता पिता इनमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है। तो कुल मिला के अनुच्छेद 8 किसको नागरिकता प्रदान करता है? जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वो विदेश में हैं। अब देखो 5 से लेकर 8 तक, ये 5, 6, 7, 8 ये 4 अनुच्छेद नागरिकता प्रदान करने की, नागरिकता किस प्रकार मिलेगी उस बारे में बात करते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 9 है वो किस बारे में बात करता है? नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं, नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। यहाँ पे वो शब्द आपको समझना होगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो भारत की नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। यानी यदि आप, आपके पास भारत की नागरिकता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है उसको स्वतः ही क्या किया जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एकल नागरिकता का मतलब यही है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप सिर्फ भारत की नागरिकता ले सकते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नागरिकता, यानी आपको जो नागरिकता मिली है वो किसके अनुसार मिली है? संसद ने जो नियम कानून बना रखे हैं, संसद की विधि के अनुसार आपको नागरिकता दी गई है। यानी संसद यदि इसमें कोई परिवर्तन करता है तो मतलब कुछ भी नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद के द्वारा ही आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है या संसद के द्वारा ही आपकी नागरिकता क्या क्या की जा सकती है, आपको नागरिकता दी जा सकती है। कुल मिला के इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। लेकिन संसद को यह शक्ति देता कौन है? वो शक्ति देता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में साफ साफ लिखा गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन व समाप्ति पर कानून बनाने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 10 आपने समझ दिया होगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो आपको नागरिकता मिली है वो संसद के बनाए गए कानूनों द्वारा मिली है। ये आपकी जो नागरिकता समाप्त की जाती है वो किसके कानूनों द्वारा समाप्त की जाती है? संसद के कानून द्वारा। लेकिन संसद ये कानून बना सकता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 11 में, कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता के अर्जन संबंधी कानून या नागरिकता की समाप्ति संबंधी वो कानून बना सकता है। इसकी शक्ति उसको कौन देता है?
अनुच्छेद 11। तो देखो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया। अनुच्छेद 5 जो जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय जो भारत में रह रहे हैं व्यक्ति, जो भारत में अधिवास कर रहे हैं, उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, इसका उल्लेख मिलता है 5 में। 6 में जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं। 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर से पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, उनको नागरिकता देता है। अनुच्छेद 8 जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वो विदेश में हैं, उनको नागरिकता देता है। अनुच्छेद 9 किस प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं। अनुच्छेद 10 संसद कुल मिला के आपकी जो नागरिकता छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। आपको नागरिकता जो अर्जन की जाती है, आपको नागरिकता जो दी जाती है नागरिकता, वो किसके माध्यम से दी जाती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधान या नियम या विधि या कानून बना सकती है। तो ये हमने अभी तक चर्चा क्या की, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 की। अब आता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नागरिकता का अर्जन व समाप्ति, यानी किस प्रकार से आपको भारत की नागरिकता दी जाती है और किस प्रकार से आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, जो हमने अभी अनुच्छेद पढ़े वो किस परिस्थिति के अनुसार या उस समय की जो परिस्थिति थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय की परिस्थिति को देखकर वो अनुच्छेद बनाए गए थे। लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदलती गई और उसके अनुसार नागरिकता में भी लगातार संशोधन किया गया। तो संसद को ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी क्या कर सकती है, अर्जन संबंधी या नागरिकता को समाप्त करने के लिए वो क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो यहाँ पे लाया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसमें भी लगातार बार बार चेंज किया गया धीरे धीरे। तो उसको भी इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता में यहाँ पे अर्जन में और समाप्ति में परिवर्तन किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से वो 5 तरीके हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और अर्जित क्षेत्र के आधार पर। ये 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों से आपको क्या दी जाती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो एक एक करके हम यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जन्म के आधार पर। अब देखो, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया उसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। अब देखो, इसका क्या होने लग गया, कई व्यक्तियों ने दुरुपयोग करना शुरू किया। कैसे, कोई भी व्यक्ति, इसमें लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे विदेशी आते थे भारत में घूमने, बहुत सारे विदेशी आगे भारत में घूमने, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया। अब यहाँ पे लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो यानी जितने भी व्यक्ति बाहर से आते थे यहाँ पे घूमने, यदि उनके बच्चे भारत में पैदा होते थे, उनके बच्चे भारत में जन्म लेते थे, तो वो स्वतः ही भारत के क्या हो सकते हैं, नागरिक बन जाते थे। वो उनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। एक चीज़ तो ये होगी यहाँ पे। दूसरी बात, जो भारत के पड़ोसी देश थे, इधर पाकिस्तान हो गया, जो भी अन्य पड़ोसी देश हैं, उन्होंने इसका और फायदा उठाया। उन्होंने देखा यार ये तो और अच्छी बात है कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी भारत की। तो ये आदत है, यहाँ पे अपने बच्चों को खुलवा के बच्चे को जन्म देकर चले जाते वापस और उनका बच्चा भी बन गया भारत का नागरिक। तो ये बड़ी समस्या हो गई भारत के लिए, इसलिए इसमें क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत इसमें क्या किया गया, जो आपके लिए 1955 में यहाँ पे ये आधार बनाया गया था जन्म के आधार पर नागरिकता, उसमें संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत, और इसे लागू किया गया 1 जुलाई 1987 को। यानी 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्मा है, ठीक है, उसको 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद उस व्यक्ति का, जो भी भारत में जन्मा है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कुल मिला के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया गया और उसको लागू किया गया 1 जुलाई 1987 को। और लागू क्या किया गया कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, या तो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका भी लोगों ने फ़ायदा उठाया। इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आई कि सपोज जैसे कोई विदेशी कोई अन्य देश का आ गया भारत में और उसने भारत की किसी महिला से क्या कर ली, शादी कर ली, यहाँ पे उसका बच्चा भी हो गया।
और बच्चा चला गया उसके साथ विदेश, लेकिन वो उस बच्चे का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। और उसकी माता, माता पिता में से कोई एक, यानी माता क्या है, भारत की नागरिक है, तो वो व्यक्ति भी, वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। या ऐसा होता है कोई भी महिला आ गई यहाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही यहाँ पे महिलाओं से शादी करेंगे। कोई महिला आ गई यहाँ, उसने भारत के किसी पुरुष से शादी कर ली और बच्चे को अपने साथ ले गई, लेकिन वो बच्चा भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने इसका भी गलत मिसयूज़ किया, इसलिए भारत सरकार को सोचना पड़ा, फिर संसद को इसमें संशोधन करना पड़ा। और इसमें संशोधन किया गया, फिर से कब किया गया इसमें संशोधन, वर्ष 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत फिर से संशोधन किया गया और दिसंबर 4 से इसको लागू किया गया। दिसंबर 4, 3 दिसंबर 2004 को इसको लागू किया गया। क्या लागू किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अब जाके फाइनल क्या है कि जो इस समय कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हो, बिल्कुल भारत में उसको जन्म, भारत में अगर किसी व्यक्ति का क्या हो गया, जन्म हो गया, बर्थ हो गया, वो तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता है। वही व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वही भारत का नागरिक हो सकता है जिसके माता पिता दोनों क्या हैं, भारत के नागरिक हों और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हों। तो अब आपको जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है, ये बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। दूसरा यहाँ पे वंश के आधार पर, देखो जन्म के आधार पर जिनको भी नागरिकता प्रदान की गई उनको, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते थे उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं। जैसे माना आप चले गए विदेश और आपके विदेश में क्या हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन आप तो भारत के हैं ना, आप तो विदेश में ऐसे ही घूमने गए और फिर आप आ गए भारत में, लेकिन अब आपका बच्चा, उसका जन्म तो कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, तो वो किस प्रकार से क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। इसका विवरण कहाँ देखने को मिलता है, वंश के आधार पर उसको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो देखो व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ हो, यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म, ये यहाँ पे भारत है, किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो उसको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी, यदि उसका पिता क्या होना चाहिए, उसका पिता होना चाहिए भारत का नागरिक। यानी यदि आप चले गए, मैं भी बात कर रहा हूँ 1950 के बाद, 1992 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 1950 से लेकर 1992 तक क्या होता था कि यदि आप चले गए विदेश घूमने, विदेश में क्या हो गया, आपका वहाँ पे बच्चा हो गया और वो बच्चा किस प्रकार से भारत का नागरिक होगा, वंश के आधार पर, क्योंकि आप जो उसके पिता हो वो क्या हो, वो भारत के नागरिक हैं, आप भारत के मूल के हैं, भारत के आप क्या हो, नागरिक हों। लेकिन यहाँ पे महिलाओं ने सवाल ये खड़े कर दिए कि जो भारत है उसमें महिलाओं को और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया गया है, समानता, कुल मिला के यहाँ पे पुरुषों को और महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप भेदभाव कर रहे हो नागरिकता के माध्यम से। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है कि उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, माता क्यों नहीं होनी चाहिए, माता भी तो भारत, और जन्म तो बच्चे को कौन देती है, माता ही देती है। तो इसलिए फिर इसमें संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में, और इसके माध्यम से कहा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी यदि किसी बच्चे का जन्म बाहर होता है तो उसको भारत की नागरिकता वंश के आधार पर दी जाएगी यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। फिर इसमें एक और संशोधन किया गया वर्ष 2003 में, जो संशोधन अधिनियम लाया गया और 3 दिसंबर 2004 से वो भी लागू किया गया। भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति या उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते, यहाँ से भारत से चले गए विदेश घूमने, पति पत्नी दोनों चले गए, उनके पास भारत की नागरिकता है पति पत्नी के पास, अब उनका बच्चा उसने जन्म ले लिया कहाँ, अमेरिका में, तो इनके वंश के आधार पर, अपने माता पिता के वंश के आधार पर जो यहाँ पे लिखा गया है इसके आधार पर वो भारत का नागरिक बन गया है। लेकिन वहाँ पे वो अमेरिका में भी क्या ले लेता, नागरिकता ले लेता था। भारत को पता ही नहीं है, भारत सोच रहा है वो तो हमारा नागरिक है, वो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का वहाँ पे प्रावधान है। तो अब इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका बच्चा यदि बाहर उसने जन्म ले लिया है, अमेरिका में उसने जन्म ले लिया है, तो आपको जन्म के 1 वर्ष के भीतर उसका पंजीकरण कराना होगा भारतीय राजनयिक कार्यालय में, और साथ ही साथ ये भी दिखाना होगा कि हमारा जो बच्चा है, हाँ वो सिर्फ भारत का नागरिक है, उसके पास किसी भी अन्य देश की, जहाँ वो जन्मा है उस देश की नागरिकता उसके पास
नहीं है। तो कुल मिला के अब क्या है, वर्तमान में 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का जन्म होता है वो भारत का वंश के आधार पर नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता दोनों क्या हैं, माता पिता में से कोई एक क्या है, भारत का नागरिक है। साथ ही साथ उसका पंजीकरण कराना होगा 1 वर्ष के अंतर्गत भारतीय राजनयिक कार्यालय में। तो आप दोनों समझ गए होंगे, जन्म के आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाती है जिनका जन्म भारत में हुआ है, जबकि वंश के आधार पर उनको नागरिकता दी जाती है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। तो उनको वंश के आधार पर उनके माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आता है पंजीकरण के द्वारा। अब देखो पंजीकरण के द्वारा किसको नागरिकता प्रदान की जाती है। हर पॉइंट में जो ये 5 प्रकार है ना, इनमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप इतना समझ जाते हो कि इन 5 के आधार पर किसको नागरिकता दी जाती है, तो बड़े सिंपल तरीके से आपको उसके बारे में पूरा विवरण समझने को मिल जाएगा। तो देखो पंजीकरण द्वारा किसको नागरिकता दी जाती है, जो भारतीय मूल का है, कहीं ना कहीं उसका जो संबंध रहा है वो भारत से रहा है। अब देखो माना ये है भारत, ये भारत, और यहाँ जो अभी व्यक्ति है वर्तमान में वो कहाँ रहता है, वो अमेरिका में रहता है। माने यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, वो अमेरिका में रहता है, लेकिन इसके माता पिता भी अमेरिका में रहते हैं। लेकिन इसके दादा दादी कहाँ से थे, भारतीय मूल से थे। उसके दादा दादी कहाँ से थे, यहाँ से थे। अब इसके दादा दादी और इसके माता पिता कहाँ हैं, अमेरिका में हैं। लेकिन वो कहाँ आना चाहता है, वो भारत में आना चाहता है, वो नहीं रहना चाहता है अमेरिका में, वहाँ पे उसको नहीं अच्छा लगता है, वो भारत में आना चाहता है। तो भारत सरकार उसको नागरिकता देगी। किस आधार पर देगी, उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको पंजीकरण करना होगा और तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उसका मूल रूप से संबंध कहाँ से होना चाहिए, भारत से होना चाहिए। एक और चीज़ इसमें बात यह है कि यदि कोई महिला जो विदेशी है, विदेशी महिला क्या करती है, भारत के किसी पुरुष से शादी करती है, अब उसका संबंध किससे हो गया, भारत से हो गया। अभी तक उसका संबंध भारत से नहीं था, लेकिन अब उसका संबंध भारत से जुड़ गया है, तो उसको भी पंजीकरण के आधार पर क्या दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यानी आप में से कोई भी विदेश जाता है, कोई लड़का या लड़की, और आपको वहाँ के लड़के या लड़कियाँ पसंद आती है, तो निस्संदेह वो भी भारत की नागरिक बन सकती है। आपको इसमें संकोच नहीं करना है, क्योंकि अब उसका संबंध किससे हो गया है, भारत से हो गया है, क्योंकि उसका संबंध आपसे हो गया है और आप नागरिक हो भारत के, और इसलिए उसका संबंध हो गया है आपसे यानी भारत से। तो कुल मिला के वो भारत की नागरिकता ले सकती है, भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर देगी। तो पंजीकरण के आधार पर किसको नागरिकता दी जाती है, सिर्फ उन्हीं को नागरिकता दी जाती है जिनका मूल रूप से संबंध कहीं ना कहीं से संबंध कहाँ से हो, भारत से हो। या तो वंश के आधार पर उसका संबंध होना चाहिए भारत से, उसके दादा दादी माता पिता भारत से होने चाहिए, या विवाह के आधार पर भी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे संबंध स्थापित करके भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। अब चौथा प्रकार है यहाँ पे देशीकरण द्वारा। देखो अभी तक जो 3 प्रकार आपको समझाए किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 3 प्रकारों से बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और देखो नागरिकता से संबंधित एक भी सवाल आपका नहीं छूट सकता है यदि आप अच्छे से नोट्स बनाते हो, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उदाहरण देकर। तो चौथा यहाँ पे देशीकरण द्वारा। देखो देशीकरण द्वारा कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करता है जिनका कभी भी संबंध भारत से नहीं रहा है, न वंश का संबंध, न उनके माता पिता दादा दादी कोई भी भारत के नागरिक नहीं रहे हों, यानी कोई विदेशी व्यक्ति जिसका संबंध भारत से बिल्कुल भी नहीं है, वो भारत की अगर नागरिकता लेना चाहता है तो वो किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है, उसका उल्लेख यहाँ पे दिया गया है। अब देखो जैसे आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत बहुत पसंद आता है, वो भारत में रहना चाहते हैं। अब वो यदि भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई है। जिस देश का वह नागरिक है उसकी नागरिकता त्याग करनी होगी, क्योंकि भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे अपने देश या जिस देश में वो रह रहा है, जिस देश की उसके पास नागरिकता है, उस नागरिकता का उसको क्या करना होगा, त्याग करना होगा। दूसरा क्या है, 11 वर्ष कम से कम भारत में बिताए हों, वह नागरिकता आवेदन करने से 1 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा है। यानी कम से कम पहले तो 11 वर्ष उसको कंप्लीट हो जाने चाहिए भारत में, 11 वर्षों से वो क्या होना चाहिए, भारत में रह रहा हो। एक तो ये है, प्लस क्या है, जब वो आवेदन करना चाहते हैं उसके 1 वर्ष पहले से वो लगातार भारत में ही रहा हो, उसके 1 वर्ष पहले से। तो कुल मिला के कई जगह आपने देखा होगा सीधे यहाँ पे 12 वर्ष लिखा गया है, यानी 12 वर्ष क्या होना चाहिए, उसको भारत में रहना चाहिए, तब जाके उसको भारत की नागरिकता
प्रदान की जाएगी, तब जाके वो आवेदन कर सकता है और उसको नागरिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ भारत के किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भारत में रहेगा उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे कौन से लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अर्थात उसे भारत की किसी एक भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें से किसी एक भाषा का। अब देखो, ये जो देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये किनको प्रदान की जा रही है? जो आम व्यक्ति हैं। लेकिन होते हैं ना कुछ विशेष व्यक्ति, कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। वो कौन से व्यक्ति? जो खास लोग होते हैं जिनका किसी क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, वो व्यक्ति भारत के लिए भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको यहाँ पे, उनके लिए यदि उनको वो चाहते हैं कि हम भारत का नागरिक बन जाएं, तो ये जो यहाँ पे शर्तें हैं ना, उनके लिए ये शर्तें यहाँ पे अनदेखी की जा सकती है। उनको सीधे तौर पर नागरिकता दी जा सकती है, बशर्ते उनको क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक तो उनको संविधान की शपथ लेनी होगी, और कुल मिला के उनका किसी न किसी क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, विशिष्ट योगदान होना चाहिए, चाहे वो कला हो, साइंस हो, साहित्य हो, जो भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है वो भारत के लिए भी। तो इस प्रकार से देशीकरण द्वारा उन लोगों को नागरिकता दी जाती है जिनका संबंध कभी भी भारत से नहीं रहा है, वो विदेशी नागरिक हैं। 4 प्रकार हुए। 5वां प्रकार क्या है? अर्जित क्षेत्र। देखो, अर्जित क्षेत्र का मतलब है, ये है आपका भारत का राज्य क्षेत्र। इधर पाकिस्तान हो गया। अब सपोज कल के दिन भारत क्या करता है, पाकिस्तान को भी भारत के साथ मिला देता है। पाकिस्तान पर क्या कर देता है, मतलब पाकिस्तान भी भारत क्या कर देता है, पाकिस्तान को पूरा का पूरा अपने उसमें मिला देता है। तो जब पाकिस्तान के लोग हैं, इनको भी तो नागरिकता देनी होगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पाकिस्तान पूरा क्षेत्र अपने पास हो गया और वहाँ के लोगों को नागरिकता दी नहीं गई। या जैसे एक आपको उदाहरण देते हैं, मैंने आपको हाँ भाग 1 में बताया था कि सिक्किम किस प्रकार से भारत का राज्य बना। यहाँ पे था सिक्किम। सिक्किम पहले क्या था, भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं था, यानी वो एक स्वतंत्र, वहाँ पे एक राजा का शासन हुआ करता, चोग्याल वंश के राजा का। तो सिक्किम वहाँ पे जो राजतंत्र था, वहाँ पे राजतंत्र के विरोध, लोगों ने वहाँ पे उसका विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और लोगों ने कहा कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। तो अब जो सिक्किम का क्षेत्र वो हो गया भारत का क्षेत्र, लेकिन जो सिक्किम के लोग हैं उनको भी भारत की नागरिकता यहाँ पे देनी होगी। तो इस प्रकार से भारत किसी भी अन्य विदेशी क्षेत्र को या विदेशी राज्य को यदि भारत के साथ मिलाता है, भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करता है, तो वहाँ के लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी और उसे कहते हैं हम अर्जित क्षेत्र, यानी भारत ने वो क्षेत्र अर्जित किया है। तो ये 5 प्रकार हैं, जिन 5 प्रकारों से हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भारत की नागरिकता किसी को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। इसके हैं 3 प्रकार। 5 प्रकार क्या हैं? प्राप्ति के हैं, और 3 प्रकार हैं समाप्ति के। कौन कौन से 3 प्रकार? परित्याग है, पर्यावसान है और वंचित। अब देखो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो परित्याग क्या होता है कि परित्याग या स्वैच्छिक त्याग भी इसको कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं क्या कर दी, भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है, वो क्या है, भारत में नहीं रहना चाहता है, भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, वो किसी अन्य देश में नागरिक बनना चाहता है और उसने क्या कर दिया, भारत की नागरिकता का स्वतः ही त्याग कर दिया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया परित्याग। कोई भी व्यक्ति, उसको अपनी स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति की, वो कर सकता है ऐसा। दूसरा है पर्यावसान। पर्यावसान का मतलब होता है, या इसको बर्खास्त भी कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, किसी विदेशी देश की क्या ले ली, नागरिकता ले ली। यहाँ वो विदेश में चला गया और विदेशी देश की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, लेकिन उसने भारत में बताया नहीं कि मैंने विदेशी देश की क्या ले ली, नागरिकता यहाँ पे ले ली है। और भारत में कैसा प्रावधान है, एकल नागरिकता का। तो यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी देश की क्या ले ली है, नागरिकता ले ली है, तो उसकी स्वयं क्या की जाएगी, नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, उसको नागरिकता से बर्खास्त किया जाएगा। तो इसे कहते हैं पर्यावसान। और तीसरा प्रकार है वंचित। वंचित कैसे किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से? नंबर 1, यदि क्या है, उस व्यक्ति ने जो नागरिकता प्राप्त की है भारत की, वो फर्जी तरीके से प्राप्त की हो। दूसरा जो प्रकार है वंचित करने का, वो है यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो संविधान के प्रति क्या करता है, अनादर जताता है, हमारे संविधान का अनादर करता है। आप सभी जानते हैं संविधान सर्वोपरि है भारत में, सभी को संविधान का पालन करना होगा, संविधान का आदर करना होगा, यही सबका कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति अनादरता दिखाता है, अनादर करता है भारत के संविधान का, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और तीसरा प्रकार है, सपोज भारत का किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत में रह रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो शत्रु देश है जिसके साथ युद्ध छिड़ रखा है भारत का,
उसका क्या है, उसको कहीं ना कहीं से गुप्त सूचनाएं पहुंचा रहा है, यहाँ पे भारत में राष्ट्र विरोधी संबंधित क्या कर रहा है, गतिविधियों में शामिल हो रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, युद्ध के दौरान उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार थे नागरिकता को समाप्त करने का, परित्याग, पर्यावसान और वंचित। तो नागरिकता को प्राप्त करने वाला, अर्जन करने के 5 प्रकार हैं और समाप्त करने के 3 प्रकार। तो दोस्तों आपको, उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद थे, जो यहाँ पे नागरिकता प्राप्ति संबंधी जो प्रावधान है और नागरिकता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान है, वो समझ में आ गए होंगे। कब यहाँ पे नागरिकता में संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम लाए गए और उनमें किस किस प्रकार का संशोधन किया गया, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते रहें और आपको वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।